बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दफा फिर से करप्शन के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह अमीरों को फिर से जो है वो नवाजा जा रहा है और गरीब तिबके, गरीब मुलाजमीन जो हकदार है उनको उनके हक से महरूम रखा जा रहा है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज की हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान महकमा वाटर एंड पावर के छोटे मुलाजिमों के साथ नाइंसाफी, और ये नाइंसाफी कब तक रहती है और किस हद तक इसको जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हालिया दिनों में ही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने कुछ डिपार्टमेंट्स में कोरोना वायरस के दिनों में जिन मुलाजमीन ने काम किया है, जिस डिपार्टमेंट ने काम किया है, उनको पैकेज देने का ऐलान किया गया था और उन मुलाजमीन ने अपने फराइज सर अंजाम दिए, बखूबी अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, चाहे फिर वो मेडिकल स्टाफ हो, वो पुलिस हो या वो वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हो, अपने अपने काम सर अंजाम देते रहे इस वबा के दौरान भी। और अब जबकि पैकेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, उनके तनख्वाहों में इजाफे की बात आई, तो फिर ऊपर बैठे अफसरान और उनके मंजूरे नजर लोगों को ही लिस्ट में शामिल किया गया और एक दफा फिर से छोटे मुलाजमीन को नजरअंदाज किया गया। लिस्ट में उनका नाम तक मेंशन नहीं, ना उनको 2 मंथ की सैलरी दी जाएगी, ना ही जो भी उनको पैकेज, जिस तरह का भी पैकेज का ऐलान हुआ था, उन पैकेजेस से उनको महरूम रखा जाएगा। आइए सबसे पहले तो उन नामों की लिस्ट देख लेते हैं जिन लोगों को इस पैकेज से नवाजा गया है। वो लिस्ट आप लोगों के सामने है। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है नाज़रीन, हम अपने सियासतदानों को माशाल्लाह से अच्छी तरीके से जानते भी और पहचानते भी हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मिनिस्टर वर्क्स हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो मुस्तफी हो गए हैं। और अब आप सबके सामने है कि वक्त एंड हो गया, इनका अपना टेन्योर पूरा कर लिया है। अब यही होना है, इस्तीफा देना है, एक मिनिस्टर ने, फिर दूसरे मिनिस्टर ने, फिर तीसरे मिनिस्टर ने, अब न्यू इलेक्शंस होंगे। जी नाज़रीन, तो ये उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जिसमें उन लोगों का जिक्र था जिन्होंने काम किया इस वबा के दौरान और उनको हुकूमत की जानिब से पैकेज दिया गया, लेकिन उन मुलाजमीन का नाम अभी तक मेंशन नहीं हुआ। इनके अलावा जिन्होंने काम किया, चाहे उनको हम छोटे मुलाजमीन कह लें या फिर जो भी उनको नाम दे दिया जाए, उन्होंने अपना काम बरकरार रखा और अभी भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट। और गिलगित से हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे पहले गेस्ट ने प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसके अलावा एंकर पर्सन भी हैं गिलगित टीवी के खालिद हुसैन साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ ही हमें बल्तिस्तान से ज्वाइन किया है आज के हमारे सेकंड गेस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट है, इसके अलावा कॉलमनिस्ट भी हैं, वजीर मोहम्मद इकबाल साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। तीसरे गेस्ट हमें बल्तिस्तान से ही उन्होंने ज्वाइन किया है और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर भी हैं, हाजी मंजूर युल्तर साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। यहाँ पर खालिद साहब से मैं जानना चाहूंगी इस हवाले से। खालिद साहब बताइए, ये जो करप्शन के केसेस सामने आते हैं और अभी ये स्पेशली बल्तिस्तान में इस डिपार्टमेंट में आया, वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट में ऊपर लेवल के लोगों को मिल गया, नीचे अभी भी जो वर्कर्स है उनको नहीं मिला, तो ये अभी हम गिलगित में भी तवक्का कर सकते हैं कि ऐसे सिस्टम, ऐसे जो केसेस आएंगे, या फिर इस केस की क्या वजूहात है? इसको बराह रास्त करप्शन तो नहीं कह सकते हैं, वो इसलिए कि अभी इस वक्त जीबी हुकूमत जो है इनका टोटल जो फोकस है वो कोरोना से मुतल्लिक जो इक़दामात है उस पर है। तो हुकूमत इन चीज़ को संजीदगी से ले रही है कि
जो यहाँ पे जो SOPs जो बनाए गए हैं, जो जिन डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने टास्क दिया गया है दिनों रात की ड्यूटी, और जिनको वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि हम इनकी तनख्वाहें डबल कर देंगे, जिसमें कुछ ऐसे महकमे हैं, पुलिस है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, और इसके साथ दूसरे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन सब की एक यहाँ पे टीम जो है पूरे GB के अंदर इस वक्त दिन रात अपनी मेहनत कर रही है और ये काम कर रहे हैं, और कोरोना से मुतालिक जो है ना इक़दाम आज ये कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। ये हो सकती है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की केस हम इसको कह सकते हैं। उसमें ये है कि कुछ जो मुलाजिमीन हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, और इस पे मेरे ख्याल में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को इस पे संजीदगी से मुज़ाहरा करना चाहिए, और इस पे नोटिस लेने की ज़रूरत है कि ये कुछ जो मुलाजिमीन रह गए हैं उनको अगर तनख्वाह नहीं मिली है, या इनको जो ऐलान किया था उसके मुतालिक अगर इनको कुछ नहीं दिया गया, तो इस पे वज़ीर आला ही वजाहत दे सकते हैं। हाँ, मीडिया का यही काम है कि मीडिया इसकी निशानदही कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ पे करप्शन हुई है और कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। ये मीडिया ही का काम है। जी बिल्कुल, अभी आपने कहा कि इसको करप्शन का नाम नहीं दिया जा सकता। मुझे ये बताइए, जो ऑफिसर्स हैं उनके घर में जो कुक है, जो उनके घर में ड्राइवर है, या उनके घर के बाकी नौकरों को भी जो है इस पैकेज से नवाजा जाएगा, किस कैटेगरी के थ्रू? देखिए, अब तक मैं आपको जो सूरत हाल है मैं उससे आगाह करता हूँ। इसमें क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इसमें बजट इशू करता है, बास महकमे ऐसे होते हैं जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं उनको हुकूमत जो है सेकंड कैटेगरी में ही रखती है। यानी अगर इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ है, हुकूमत की तमाम तर कंसंट्रेट जो है इस वक्त पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनके ऊपर है, उनको सबसे पहले वो अकोमोडेट करेगी। इसके बाद अगर जो दूसरे महकमे जैसे वाटर एंड पावर के आगे, उसके बाद पुलिस जो दिन रात जो है आपके सिक्योरिटी की फ़राइज़ अंजाम दे रही है, इस वक्त मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर के बाहर जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो पैकेज जो वज़ीर आला ने ऐलान किया है, थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये इनको डिलीवर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ये लोग जो है पैसे इनकी जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक ये ना दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो टाइम बाढ़ हुआ है और टाइम की किल्लत भी कह सकती हैं इसमें, और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये हुकूमत जो है इनको आइंदा चंद दिनों में या रमज़ान से कबल इनको अकोमोडेट कर सकती है। चलें, ठीक है। वज़ीर इकबाल से भी जानेंगे, चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं और बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, बताइएगा, ये जो नाइंसाफी हो रही है मुलाजमीन के लिए, तो क्या ये आपको भी लगता है कि ये विद इन 2-3 डेज या विद इन 2-3 मंथ्स जो है उनका हक मिल जाएगा इतनी आसानी से? देखें जी महबूब साहबा, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ऐलान कुछ होता है, अमल कुछ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक ये जो एक इजाफी तनख्वाह की बात है या वो जो इमरजेंसी फंड की बात है, इसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि अपनों को नवाज रहे हैं। अपनों को नवाजना तो मौजूदा हुकूमत की एक पुरानी वो एक रीत है, पहले से ऐसा होता है, हर मामला में अपनों को नवाजना एक उसूल बना दिया है। ये सिर्फ इस हुकूमत की नहीं बल्कि उससे पहले वाली हुकूमत ने भी ऐसा ही किया था। बहरहाल इस वक्त आम जो बातें हो रही हैं बल्तिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट बनाया गया है उसमें हेराफेरी हुई है, उसमें अपनों को नवाजा गया है, हकदारों को छोड़ दिया है, ये बातें जो है आम है। उसके अलावा हाल ही में हमने सुना है कि वो जो इमरजेंसी फंड भी 7 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज हो गई है। तो इस रकम में भी सुना है बड़ा कुछ मफाद लेने का कोई प्लान बना दिया गया है। तो अगर एक तो बदकिस्मती इस इलाके की ये है कि यहाँ कोई काम होता है या कोई तरक्याती काम, उसका कोई हिसाब किताब, कोई एहतसाब यहाँ कोई दस्तूर ही नहीं होता नहीं है। इसलिए हर कोई, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या वज़रा हो या आवामी नुमाइंदे हो, वो अपनी मर्जी से खेल खेलते हैं। गरीबों का तो हर कोई नाम लेता है, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है, हकदार को हक नहीं मिला है, शायद अब भी ऐसा ही हो। ठीक है, यहाँ पर हाजी मंजूर युल्तर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं कि उनकी भी जो है ना वो बारी आ जाए। मोहम्मद मंजूर साहब, ये बताएं कि यहाँ पर इकबाल साहब ने कहा कि होता हुआ एक सिस्टम है और आगे भी होगा, जो हकदार थे वो अपने हक से हमेशा ही महरूम रहे, तो मुझे बताएं कि अभी भी महरूम रखा जाएगा और कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा? बाकी आपने जो क्वेश्चन की है, जिस तरह वजीर साहब ने और मेरे दूसरे भाई गिलगित से वो फरमा रहे थे, मैं भी इनके बात से 100% इत्तेफाक करूंगा। हर बस लम्हा फिक्रिया यही है कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब मुलाजमीन है,
ہمیشہ ان کے نام استعمال ہوتے ہیں اور انہی کے حق تلفی ہوتی ہے، اور جو اوپر بیٹھے مگرمچھ ہیں، میں مگرمچھ کہوں گا ان کو، وہ ان کے حق مارتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک اور ظلم جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، وزراء ہے، وہ اس سے بڑا مگرمچھ، اور ملازمین کے حق تلفی اور اداروں میں اس طرح ان سے کام لیتے ہیں۔ پھر یہاں میرے اطلاعات کے مطابق یہاں بالخصوص کردو میں ان کو تو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سختی سے حکم بھی جاری ہوا تھا، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پھر ان کے احکامات کو روندا گیا، پاؤں تلے روندا گیا، اور ڈپٹی کمشنر کے احکامات پتہ نہیں وہ اس کی حیثیت انہوں نے شاید نہ مانی، اور انہوں نے اپنی منمانی جو پہلے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو قائم و دائم رکھتے ہوئے، بالخصوص میں یہ کہوں گا محکمہ یہ پی ڈبلیو ہی کرپشن کا گڑھ ہے، اور نہ صرف یہ چھوٹے ملازمین کے حق مارتے ہیں بلکہ ٹھیکداروں سے، جہاں مطلب میں آپ کو دیگر اس کی طرف لے جاؤں گا کہ جہاں روڈ بنتے ہیں، جہاں بلڈنگ سرکاری تعمیرات ہوتے ہیں، جس طرح بھی آپ پاور اس پہ لے لیں تو ہر اس میں یہی ہے، صرف ان ملازمین کی یہاں پر میں کہوں گا صرف ان پہ زیادتی ظلم نہیں ہو رہی، بلکہ جہاں میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں جو بھی ہے اس میں یہی سلسلہ ہے۔ میں ہمارے وزیر اعلیٰ جو برملہ کہتے ہیں، آج کل تو انہوں نے لائیو ایک شکایت سیل بھی قائم کی ہے اور وہاں لوگوں کی شکایت بھی سن رہے ہیں۔ میں برملہ کہوں گا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ بند کرے، اور یہاں جو چھوٹے طبقے کے جو ملازمین کے ساتھ ظلم زیادتی کا سلسلہ جو پچھلے کئی ادوار سے جاری ہے، صرف نام کی حد تک آپ کرپشن کے خلاف آپ نہ کہیں، آپ لائیو لوگوں کی کمپلین سن کر یہ ٹوپی ڈرامہ میں کہوں گا یہ نہ کریں۔ ٹھیک ٹھاک آپ ایز اے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ناطے سے عوام کی سرپرستی اور مظلوموں کی آواز بنے، اور ان کے حقوق غصب ہونے کو یہ اولین آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کو بچائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ ابھی تو ان تمام معاملات سے ہمارے صحافی حضرات بھی آگاہ ہیں، ہمارے پولیٹیشنز بھی آگاہ ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ سسٹم روکا کیسے جا سکتا ہے، جو حقدار ہے ان کو ان کا حق کیسے مل سکتا ہے؟ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حقدار کا حق میں کہوں گا جی یہ ہمارے منتخب نمائندے، پھر اس میں عوام کو بھی جو متاثرین ہیں ان کو بھی رول پلے ادا کرنا چاہیے اپنے۔ میں کہوں گا صحافیوں کو تو یہ ہے کہ وہ آواز حق اپنے قلم کے ذریعے ایوانوں تک جہاں کرپشن ہو رہی ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے قلم، اپنے چینلز اور ان کا استعمال کریں۔ اور مجھے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ مطلب جس طرح آواز اٹھنی چاہیے غریبوں کے جو حقوق غصب ہوتے ہیں اس کے حق میں جہاں آواز اٹھنی چاہیے، جہاں قلم چلنا چاہیے، وہ شاید اس حساب سے نہیں چل رہی۔ بالکل، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ ہمیشہ دبے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جو ناحق لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا حق برابری سے اور ایک سلسلہ ان کو ملتا رہتا ہے۔ خالد صاحب، لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اس پروسیس کو ہم روک سکتے ہیں اور کیسے حقداروں کو ان کا حق دیا جا سکتا ہے؟ خالد صاحب۔ مہوش، بات آئی کرپشن کی تو یہ میرے خیال میں جو بھی حکومت آتی ہے اس میں کرپشن لامحالہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہے، کسی نہ کسی مت میں کرپشن ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کرپشن کے اور بھی طریقہ کار ہیں۔ تاہم اگر وزیر اعلیٰ نے اس پہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو چھوٹے ملازمین ہیں جو دن رات ڈیوٹی پہ موجود ہیں ان کے لیے ڈبل تنخواہوں کا، تو میں وزیر اعلیٰ سے یہ کہوں گا کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، بیسک رائٹ ہے ان کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کی جو اعلان کیا تھا اس کو عملی جامہ پہنائیں، ان کو ان کا حق دے دیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں، ان کے لیے آواز بن سکتے ہیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ اور اس کو پھر میں وہی کہوں گا کہ اعلانات تو بہت سارے ہوئے ہیں، اور مختلف محکموں کے لیے بھی اعلانات وزیر اعلیٰ صاحب نے کیے تھے، کچھ کے ہوئے ہیں، کچھ کے نہیں ہوئے، اور کچھ کے ہونا ابھی باقی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا جو ملازمین جو رہ گئے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اقبال صاحب، لاسٹ میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، اور کوئی عملی پریکٹیکل ورک آپ لوگ بھی کر کے دکھائیں گے یا پھر نہیں؟ یہ میں تو یہی تجویز دے سکتا ہوں کہ اس کی ادائیگی کے وقت یا جو
जो निज़ाम है उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करें कि इलाके के जो पेश इमाम है या जो मस्जिद के इमाम है या जो इलाके के जो गाँव के जो उलमा हजरात है, सहाफ़ी हजरात है, नोटेबल है, उनको भी इस कमेटी में शामिल रखें और बाकायदा वेरिफिकेशन करा के उनसे पूछ के, लोगों से पूछ के, ख़ास तौर से अभी एक भाई ने जिक्र किया था कि छोटे मुलाजमों की जो फरियाद है, उनकी शिकायत है, उनको अदालत होनी चाहिए, क्योंकि कुरंतना में वो काम करते हैं, उनको बेचारों को तनख्वाह इजाफी भी नहीं मिले, खाना भी सही नहीं मिले, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक किस्त भी ना मिले, सहूलियात भी ना मिले और उनको वो हक भी ना मिले, ये बहुत ज़्यादती होगी। तो ये इलाका दूर अफ्तारा इलाका है, इस मौके से सब करप्शन करने वाले फ़ायदा उठाते हैं। जब तक इस इलाके के उलमा और सहाफ़ी इसमें शामिल नहीं होंगे, नोटेबल शामिल नहीं होंगे, ये शफाफ तरीके से इसकी अदायगी मुमकिन नहीं है। चलें, ठीक हो गया। यहाँ पर नाज़रीन हमारे तीनों गेस्ट ने अपने नजरिए के मुताबिक के करप्शन असल में कहाँ कहाँ इस वक्त हो भी रहा है और क्यों हम खामोश हैं इन जुल्म के खिलाफ। ये वक्त आज अगर उन मुलाजमीन पर आए तो कहीं ना कहीं कल ये हम पर भी आएगा और ये तय है ये बात। लेकिन जब तक अगर हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे ऐसे नाइंसाफी के खिलाफ तो फिर हमारे कौम का मुस्तकबिल तो फिर अल्लाह ही जाने क्या हाल होगा उसका। यहाँ पे इस वक्त जरूरत है कि सहाफी बरादरान और जितने भी पॉलिटिशियंस है, ऑपोजिशन में है, जो उलमा हजरात हैं, सब जो है वो मिलकर ऐसे छोटे से छोटे करप्शन के खिलाफ भी अगर आवाज बुलंद करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मुआशरा तरक्की ना करे। इट इज नॉट पॉसिबल अगर हम लोग यूनाइटेड ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि अपने ऊपर होते हुए जुल्म को जरा उसका एहसास करें, दूसरों के ऊपर होते हुए जुल्म और नाइंसाफी को जरा देखें अच्छे अंदाज में और उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये जो वक्त है आप पर भी आएगा और तब फिर कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।